डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसी द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किन्हीं दो आवेश से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, समान परिमाण के, और उनको एक अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ हमने फिगर में ले भी रखा है, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, जिनके बीचों बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट क्या है ओ है, और इनके बीच की डिस्टेंस कुल कितनी है 2l। जैसे यहाँ का यल और यहाँ का यल मिलके कितना हो जाता है 2l हो जाता है, यानी ये क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या करना है अक्षीय स्थिति में यानी एक्सियल फॉर्म में हमको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हम ये जानते हैं किसी एक चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे इसकी भी बात करें चाहे इसकी बात करें, लेकिन जब ये डाइपोल बन गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में हमको डिस्कस करनी है कि एक्सियल फॉर्म में मतलब या तो इसके सामने या तो इसके पीछे, दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों में से कहीं पर ये पॉइंट P है, उसी के लिए हमको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करना कितना होगा। तो पॉइंट P हम इस मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर ले लिए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इस P पॉइंट पर इस चार्ज के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है या जनरेट होता है, क्योंकि ये क्या है प्लस क्यू चार्ज का है, तो प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट से या यहाँ से बाहर की तरफ होगा, वो क्या है बी पॉइंट पर है, तो इसका हमने सिंबल ले लिया क्या जी ईबी वेक्टर। ठीक उसी तरीके से पॉइंट ए के लिए माइनस क्यू कूलम चार्ज है, ये क्या होगा, ये इस चार्ज के भीतर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, इसलिए इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में काम किया हुआ है। ये कौन है ई ए है। अब एक बात और डिस्कस कर ली जाए, यहाँ पर ई बी और ई ए कौन ज़्यादा होगा। बात कर लें अगर यहाँ पे बी और पी के बीच की डिस्टेंस क्या है कम है, अगर बी और पी के बीच की डिस्टेंस कम है तो यहाँ ई बी की वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस अधिक है तो यहाँ के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये तो कंफर्म हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे एक वेक्टर का सिंबल बड़ा बनाए हैं और एक वेक्टर का सिंबल छोटा बनाए हैं। एक बात और यहाँ डिस्कस कर लेनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, यानी इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 होगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर इस तरीके से ऐड किया जाए कि इनके बीच का एंगल 180 होता है तो उनका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू a माइनस बी के फॉर्म में भी हमको प्राप्त होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ई वेक्टर की तरह वर्क करेगा, जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट वैसे ई भी क्या है ज़्यादा है ना, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई पॉइंट P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके लिए एक्सियल फॉर्म में या अक्षीय स्थिति में। ठीक, तो अब इन्हीं सारी बातों को एक बार फिर से यहाँ पे लिख के हमको दिखाना भी होता है कि एक इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी है, और किन किन आवेशों से मिलकर है माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी कितनी 2l है, इनके ध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो कितना है वो है, और उसी के साथ साथ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं ई बी कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे बिंदु P पर ई बी इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना है भाई डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, देख सकते हैं कितना डिस्टेंस, ये पूरा पूरा यल और यल है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है r है, r में से अगर हम यल माइनस कर देंगे तो कितना बच जाता है अपने पास r माइनस यल बच जाता है, तो यही r माइनस यल का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं फार्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है r माइनस यल है। ये किस डायरेक्शन में है भाई ये भी लिख दिया जाए, किस डायरेक्शन में है B से P की तरफ है, ये इस डायरेक्शन में है B से यानी BP दिशा में, ये लिख देना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये कंफर्म हो जाता है कि ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है BP दिशा में। चलिए फिर इसी प्रकार हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं EA कितना होता है भाई, EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर।
यहाँ देख लिया जाए कितना हो रहा है डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है r है। जब हम पॉइंट A की बात करेंगे -q कूलम चार्ज के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है r प्लस यल हो जाता है, क्योंकि इतना तो पूरा r है और उसमें ये ऐड हो जाएगा यल, तो कितना हो जाता है r प्लस यल हो जाता है। ये किस डायरेक्शन में है भाई, देख लेते हैं PA डायरेक्शन में है, PA दिशा में। ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कम से कम कि यहाँ डायरेक्शन क्या है, ये दिख रहा है कि दोनों EA और EB क्या है, विपरीत दिशा में। लिख देंगे सिंस EA तथा EB दोनों विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में हैं। अगर विपरीत दिशा में है तो E इज इक्वल टू ओवरऑल क्या मिलेगा हमको, EB माइनस EA। क्यों भैया ऐसा मिल रहा, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि EB क्या है, ज़्यादा है और EB क्या है, कम है, और रिजल्टेंट जो बनेगा वो EB के डायरेक्शन में ही बनेगा। तो ये काम कर लेते हैं। अब हमारे पास EA और EB की वैल्यू पहले से पता है, इन दोनों रिजल्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस EA की वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस यल का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों रिजल्ट हम ऊपर लिख चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लें, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण किसको किसको, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू हम यूज करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये देखते हैं यहाँ कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, E इज इक्वल टू अगर लिखे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कुछ बाहर हो जाता है, तो 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, इनको ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेने के बाद से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। E इज इक्वल टू लिखेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर और अपान r प्लस यल का होल स्क्वायर और r माइनस यल का होल स्क्वायर, और सबको एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे। देखिए ये आ जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए हैं। फिर से E इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहेंगे, ये A² माइनस B² वाले फार्मूले पे ये पूरा A² और ये पूरा क्या है B², तो A² माइनस B² पे ओपन कर देते हैं। तो चलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये रिजल्ट हम लिख देते हैं R प्लस यल प्लस R माइनस यल। दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, R प्लस यल माइनस लिखते हैं तो माइनस R प्लस यल हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट, और अपान में इनको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो लिख सकते हैं R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हो गया ये, देखिए ये स्क्वायर दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये फिर a प्लस बी a माइनस बी जैसा हो जाएगा, तो R² माइनस यल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। यहाँ देखेंगे यल से यल क्या हो जा रहा है, कैंसिल, और यहाँ R से R क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो E इज इक्वल टू फिर से हमको मिल जाता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये देखिए R ऐड हो जाता है तो 2R हो जाएगा, और यहाँ का यल और यल ऐड हो गया तो कितना 2 हो जाएगा। अब बाई ये देखिए R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R इंटू 2L बाई R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखेंगे और इस Q को 2L के साथ ले आके सेट कर देंगे, Q इंटू 2L। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमें जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, और इस प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं, P लिखेंगे, इसलिए ऐसा किया गया। और दूसरा काम क्या आगे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हमको मिल जाता है, क्योंकि हमें जानते हैं R की वैल्यू L की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, यानी R क्या है L से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसका स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, L² से और भी ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए क्या करते हैं, यानी L² को ये कह सकते हैं कि R² की तुलना में बहुत ही छोटा होगा, और इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और 0 रख देने से स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और इस 4 से एक R यहाँ से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ बचता क्या है, R³ बच जाता है।
और इतने के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, P रख देते हैं, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला होता भी है द्विध्रुव आघूर्ण से। तो 2p/r³ हो जाता है। ओवरऑल जो फार्मूला निकल के आता है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³ होता है। ठीक, अब ये p क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, e भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के फॉर्म में भी देखा जाए तो इसका सिंबल वही होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, जिस दिशा में p होगा उसी दिशा में यहाँ पे क्या है, e भी है। देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी डायरेक्शन होती है, p की डायरेक्शन होती है, और इसी डायरेक्शन में कौन है, e है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम सेम होगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोनों पे हम वेक्टर भी लगा के इस तरीके से राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सिंपल सी बात थी। पहले इस आवेश के लिए हमने ई भी कैलकुलेट किया, फिर इस आवेश के लिए ई ए कैलकुलेट किया। दोनों को ये जान लिया कि कौन छोटा है कौन बड़ा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ही कंफर्म करता है। जो ज़्यादा पास में रहेगा पॉइंट के उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा दूर होता है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो ई बी और ई ए हमको मिल जाता है। दिशा कैसे कन्फर्म होता है, क्योंकि ये प्लस का आवेश है इसलिए बाहर की तरफ, और ये माइनस का आवेश इसलिए भीतर की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। और इनका रिजल्टेंट कैसे पता चल जा रहा है किसी दिशा में काम करेगा, क्योंकि ई बी क्या है, ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, ई ए, तो डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट ई बी के डायरेक्शन में ही होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ हमने क्या किया, माइनस किया है। यानी ई बी को पहले कैलकुलेट कर लेना है बीपी डायरेक्शन के लिए, ई ए कैलकुलेट करना पी ए डायरेक्शन के लिए, फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए करके कैलकुलेट करेंगे। दोनों वैल्यू को यहाँ यूज कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर ओपन करेंगे तो एल टू एल कैंसिल, आर टू आर कैंसिल, दोनों ऐड हो जाता है, आर आर टू आर हो जाएगा, एल एल टू एल हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू को यहाँ यूज करते हुए हम रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पूर्ण रूप से। ये आए दिन में एग्जाम में आता भी रहता है। और इसी के तरीके एक और है जिससे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो वो अनुप्रस्थ स्थिति के लिए होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलेट करके आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। ठीक, आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।